अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुल मुस्तफ़ा और इंग्लिश हिस्ट्री के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सिविल वॉर और कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में, जो 1642 से 1660 एडी तक मुश्तमिल है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात करेंगे और लिटरेरी फीचर्स पे। सिविल वॉर कॉमनवेल्थ पीरियड जो है ये प्यूरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन भी कहलाता है। सिविल वॉर का पीरियड जो है ये ओवरलैप्स करता है कैरोलाइन एज के ऊपर 1625 से 1649 तक। इंग्लिश की जो सिविल वॉर है ये इस दौरान में यानी 1642 से 1661 के दौरान जो है किंग चार्ल्स अव्वल जो हैं उस वक्त बादशाह होते हैं, उनके बाद में जो बेटे हैं चार्ल्स दोम, इनकी वफ़ात तक ये जारी रहती है और ये बादशाह और पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड के दरमियान में लड़ी जाती है। सिविल वॉर इंग्लैंड को दो हिस्सों में तकसीम कर देती है। एक हिस्सा जो बादशाह के साथ होता है, बादशाह के वफ़ादार होते हैं, वो रॉयलिस्ट कहलाते हैं, और दूसरा हिस्सा पार्लियामेंटेरियन कहलाते हैं। जो रॉयलिस्ट हैं उनमें जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि कुछ शायर भी इनके साथ थे, बहुत सारे उनके वफ़ादार थे, तो उनको रॉयलिस्ट की ही लिस्ट में शुमार किया जाता है, और दूसरे पार्लियामेंटेरियंस होते हैं। पार्लियामेंटेरियंस का जो लीडर था वो ओलिवर क्रॉमवेल था। वो एक पढ़ा लिखा आदमी था। इससे पहले जो पार्लियामेंटेरियन हैं जब वो लड़ रहे थे बादशाह के साथ तो वो हार रहे थे, लेकिन जैसे ही ओलिवर क्रॉमवेल उनका लीडर बनता है, क्योंकि वो एक पढ़ा लिखा आदमी था, प्यूरिटन था, तो उसने सबसे पहले जो है वो अपनी अफवाज को जो है मुनज़्ज़म अंदाज में तरतीब दिया, उनकी जदीद खतूत जो हैं उन पर उनकी जो है तरबियत की। इस वजह से जो है उसने फिर जीतना शुरू कर दिया था और उसने बादशाह की आर्मी को जो है चार्ल्स अव्वल की 1645 में शिकस्त दे दी। अब चार्ल्स जो है क्योंकि यहाँ से फिर भाग गया था वो आयरलैंड की तरफ, तो आयरलैंड ने भी उसको सियासी पनाह देने से इनकार कर दिया और उसे वापस जो है पार्लियामेंटेरियन की तरफ भेज दिया था। अब इसने शिकस्त मानने से इनकार कर दिया, इस वजह से इसको जो है वो हाई ट्रीजन के केस में जो है वो उसको फांसी दे दी गई। 1649 में बाकायदा तौर पर ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो चार्ल्स अव्वल से जो है यूँ समझें कि हुकूमत ले लेता है। किंग चार्ल्स अव्वल की मौत के बाद ओलिवर क्रॉमवेल जो है उसको लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड बना दिया जाता है और मोनार्की जो है वह अबॉलिश्ड हो जाती है। कॉमनवेल्थ पीरियड 1649 से 1660 तक मुश्तमिल होता है, जैसे भी हमने बात की। चार्ल्स दोम जो है, जो चार्ल्स अव्वल का बेटा होता है, वो भी अपने तख्त के लिए, अपनी हुकूमत के लिए इंग्लैंड की आर्मी के साथ जो है वो लड़ता है। ओलिवर क्रॉमवेल उसको शिकस्त दे देता है और वो फिर से जो है एग्ज़ाइल में चला जाता है। ओलिवर क्रॉमवेल ख़ुद बतौर एक प्यूरिटन भी था, लेकिन उसके ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस बिलीव्स थे उसने इंग्लैंड को एक मुख्तलिफ शेप में डाल दिया। इसके कुछ ऐसे कवानीन थे, इसने कुछ ऐसी चीज़ें की थी कि अवाम में इसकी मकबूलियत बहुत कम हो चुकी थी। इतवार वाले दिन ये रिलीजियस इसने जो सर्विसेज हैं उसका आगाज़ कर दिया था, और उस दिन वो किसी किस्म की आवाम जो है कोई गेम या कोई तकरीबात मुनक्किद नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ जो है वो चर्च की सर्विसेज के लिए था, वरना उनको पनिश किया जाता था। अब जो क्रिसमस का दिन था उस पर सिर्फ क्राइस्ट की बात हो सकती थी, इसके अलावा ना आप खाने पका सकते थे, और जिस तरह आजकल होता है ना कोई पार्टीज़ वगैरह हो सकती थी, वरना पनिश किया जाता था। उसने औरतों को जो है वो मुख्तलिफ़ कलर के एक मखसूस लिबास उसने बना दिया था कि औरतें जो हैं वो ब्राइट जो हैं वो क्लोथ्स नहीं पहन सकती और मेकअप नहीं कर सकती। इस तरह उसने पाबंदियाँ लगा दी थी। और जैसा कि वो पहले समझता था कि जो भी निजात का ज़रिया जो है वो मेहनत होती है, इस वजह से उसने ये जो चीज़ इंटरटेनमेंट की चीज़ें थी, ड्रामास वगैरह थे, इनको तो मुकम्मल बैन कर दिया था कि ये चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए। बस इंसान जो है हर वक्त काम ही करता रहा। अडल्ट्री तो वैसे भी पनिश थी, उसको तो मौत की सज़ा दी जाती थी इस तरह की अगर कोई भी हरकत वहाँ पे हो जाती। कैथोलिक्स जो थे उनको बहुत मिसट्रीट किया जाता था, इवन के प्रोसिक्यूटेड आयरलैंड भी हो गए। ओलिवर क्रॉमवेल जो है वो लोगों की आज़ादी के लिए ख़तरा बन रहा था। 1658 में जब इसकी मौत होती है तो उसको वेस्टमिनिस्टर एबे में दफन किया जाता है। इसकी मौत के बाद इसका बेटा जो है रिचर्ड क्रॉमवेल दूसरा लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड बनता है, लेकिन रिचर्ड के अंदर वो कायदाना सलाहियतें क्रॉमवेल की नहीं होती, और वो लोग जो
क्रॉमवेल के साथ होते थे वो बगावत करने लगते हैं, यानी इसका पूरी तरह से साथ नहीं दे पाते। और इसी दौरान में जो बादशाह के हामी थे, अब क्योंकि उसका वो तो मर गया, उसका बेटा आ गया था आयरलैंड में, लेकिन उसके हामी भी तो मौजूद थे, यहाँ पे पोइट्स भी थे। तो ऐसे लोग जो है वो खुल के सामने आने लगे। 1660 में चार्ल्स दोम जो है उसने रिचर्ड क्रॉमवेल को जो है अपनी फ़ौजें इकट्ठी करके शिकस्त दे दी और मोनार्की इस तरह से रीस्टैब्लिश्ड हो गए। और इस तरह से हम इसको कह सकते हैं कि रेस्टोरेशन का आगाज़ हो गया 1660 में। चार्ल्स दोम जो है उसने ओलिवर क्रॉमवेल का जिस्म जो है वेस्टमिनिस्टर एबे से निकलवाया, उसकी जो बॉडी है वहाँ से निकलवाई और उसको बाकायदा गद्दार डिक्लेयर करके बाहर फेंकवा दी। अब बात करते हैं थोड़ा सा लिटरेरी फ़ीचर्स के बारे में। अब क्योंकि ये जिस तरह हमने पहले बात की थी कि उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई फ़नी कोई चीज़ हो या कोई एंटरटेनमेंट हो, इस वजह से तो इसने 1642 में जो है मुकम्मल तौर पर थिएटर्स को बैन कर दिया था। तो ड्रामा एक तरह से कोलैप्स हो गया यहाँ पे। डेवलपमेंट ऑफ प्रोज है उसके बाद, कि जैसे ही ड्रामा जो है कोलैप्स हुए तो प्रोज डेवलप हुई उस दौर में। पैम्फल्स फॉर पैलिस्ट इन एबेंडेंस, पैम्फल ज़्यादातर लिखे गए। रिलीजियस वर्क बिकेम पॉपुलर एज द प्योरिटन एज। अब प्योरिटन एज ने जो है रिलीजियस वर्क को ज़्यादा, अब बाकी सारी चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी, उसी वजह से फिर ज़ाहिर है रिलीजियस वर्क पे ही ज़्यादा जोर दिया गया। अब उसके बाद जो पोइट्री है वो डिक्लाइन होती है इस दौर में। लाइसेंसिंग आर्डर वाज पास्ड इन 1643। एक बाकायदा तौर पर एक लाइसेंस लेना पड़ता था, एक इजाज़तनामा लेना पड़ता था उस दौर में किसी भी पोएम को प्रिंट करने के लिए, पैम्फलेट को प्रिंट करने के लिए। और एक स्टेशनरी कंपनी नाम की कंपनी थी जिसको क्रॉमवेल जो है वो कंट्रोल करता था। यानी कि अगर आपने कोई पोएम लिखी है, कोई पैम्फलेट लिखा है, तो पहले आप उस कंपनी से उसको अप्रूवल लेंगे, उसके बाद वो छापी जाएगी। अब ये जो दौर है मेजर पोइट्स हैं उस दौर में, वो जॉन मिल्टन है, इस वजह से इसको बहुत बड़ा शायर है, इस वजह से इसको एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड मिल्टन रोड मैनी रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पैम्फल्स। अब यहाँ पे उनके 4-5 नाम हैं, उनको देख लें कौन कौन सी चीज़ें जो है मिल्टन ने लिखी हैं। एरोपैग्निसिया हो गई, इग्नोक्लेस्टिस हो गई, टेनोर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स हो गई। थॉमस हॉब्स भी उस दौर में एक अहम नाम, ऑथर ऑफ लेविथियन, इट टॉक्ड अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरीज। जेरमी टेलर एक बहुत अहम नाम उस दौर का, नोन एज शेक्सपियर ऑफ द डिवाइन्स उनको कहा जाता है। और इनका नोटेबल वर्क जो है द रूल एंड एक्सरसाइज ऑफ हॉली लिविंग है, द रूल ऑफ एक्सरसाइज ऑफ हॉली डाइंग है, द वर्थी कम्युनिकेशन है। ये उनका बहुत ही अहम काम है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके हाज़िर होता रहूं। बहुत बहुत शुक्रिया।